नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। चर्चा चल रही है निरंतर हमारे पिछले कई वीडियो से कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में बहुत से प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से निवेदन कर दूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। मित्रों, इस दौर में जो व्यक्ति अभी भी सोया हुआ है, अभी भी अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हुआ है, उन व्यक्ति के लिए आगे आने वाले समय में, भविष्य में शायद बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने वाली है। कई बार हमारा मन करता होगा कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों पढ़ रहा हूं, मैं ही सफलता के लिए क्यों प्रयत्नशील हूं, मेरे साथ कोई क्यों नहीं है, मैं अकेला क्यों हूं। इस अकेलेपन को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब कोई साथ चलने को तैयार ना हो तो उस समय अपने साथी खुद बन जाएं, अपनी हिम्मत खुद को दें। किसी ने ठीक ही लिखा है, कुछ गीत की पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। गीत कुछ इस तरह से है, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। इस तरह अपने आप को प्रेरित करते हुए जब कोई साथ ना हो तो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत खुद बने, खुद को प्रेरित करें, खुद को बार बार ये समझाएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की जब बात हो रही है तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। प्रश्न है प्रयोगवाद से संबंधित। प्रयोगवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालिए। हमने इससे पहले प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां पढ़ ली है। प्रगतिवाद में कहीं ना कहीं मानव का स्वयं का अस्तित्व, उसका अहम जो है वो विलुप्त हो गया था। समाज के लिए संघर्ष, और संघर्ष का जो स्वर शोषित वर्ग का था वो कहीं ना कहीं सबके लिए था। उसमें एक व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया था, वह कविता से लुप्त हो चुका था। इसलिए एक नए काव्य आंदोलन को नए तरीके से हमारे सामने एक नए कलेवर में लेकर के आते हैं कविवर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी की ही विचारधारा को लेकर चलने वाले बहुत सारे उस दौर के कवि जो प्रयोगवादी कहलाए। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में क्यों आया, इस प्रश्न से आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। आप बताएंगे कि प्रगतिवाद की अतिशय सामाजिकता और व्यक्ति का अहम और उसके अस्तित्व के विलुप्त हो जाने के कारण कहीं न कहीं साहित्य में प्रयोगवाद के उदय होने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्रयोगवाद के आने के पीछे कुछ कारण हैं। प्रयोगवादी काव्य पर बहुत सारे पाश्चात्य विचारधाराओं का प्रभाव है। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र और किरकेगार्ड का जो अस्तित्ववाद है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं प्रयोगवादी काव्य पर। प्रयोगवादी काव्य को उनसे प्रेरणा मिली है। टी.एस. इलियट का जो न्यू सिग्नेचर आंदोलन था काव्य जगत के क्षेत्र में, उस न्यू सिग्नेचर काव्य आंदोलन का भी प्रयोगवाद पर हम स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि उसी कविता को जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, मतलब आधुनिक काल के पिछले कई
युगों से चली आ रही थी, चाहे वो छायावाद में थी, चाहे वो प्रगतिवाद में थी, या उससे पहले के द्विवेदी युग में थी, उसको एक नए भावबोध, एक नई संवेदना और एक नए शिल्प के साथ प्रस्तुत करना, यही प्रयोगवाद है। नवीन भाषा, नया शिल्प, नए छंद, नए तरह के अलंकार, नए प्रतीक, नए बिंब, इन सभी प्रकार के जितने भी शिल्प के उपादान हैं, उन सभी में जो नवीन प्रयोग हुए, वही साहित्य में प्रयोगवाद कहा गया। क्या है प्रयोगवाद? इसकी एक अवधारणा मैंने आपके सामने रखी। अब हम बिंदुवार उन सभी तथ्यों पर फिर से एक बार चिंतन करते हैं, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं इस प्रश्न का एक मुकम्मल उत्तर। उत्तर इस प्रकार से होगा कि प्रयोगवाद नई कविता के रूप में विकसित हुई। ये कुछ बिंदु है जिन बिंदुओं पर हमने अभी पहले चर्चा की। अब मैंने इन सारे बिंदुओं को उतार लिया है। आप भी जब तक इन बिंदुओं को नहीं उतारेंगे तब तक ये बिंदु याद नहीं होंगे। देखिए, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग हिंदी पद्य साहित्य में उन कविताओं के लिए होता है जो सन 1943 में, प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो प्रगतिवाद के अवसान के साथ ही 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ में। एक शब्द याद रखिएगा, तार सप्तक। हम तार सप्तक पर अलग से चर्चा करेंगे। एक पूरा प्रश्न है तार सप्तक की अवधारणा और कितने तार सप्तक हैं, उन तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, हमारा अगला प्रश्न रहेगा। उस प्रश्न में हम अलग से चर्चा करेंगे ताकि इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा बड़ा ना हो। तो याद ये रखना है कि प्रयोगवाद का आरंभ हिंदी साहित्य में तार सप्तक की अवधारणा के साथ ही होता है, जिसका प्रथम प्रकाशन तार सप्तक का जो संपादन है, प्रकाशन है, वो अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने 1943 में किया और यहीं से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ये पहला बिंदु था। दूसरा है भाषा हो, शिल्प हो, छंद हो, अलंकार हो, प्रतीक हो, उपमान हो, बिंब हो, इन सभी के क्षेत्र में एक नई दृष्टि से नया प्रयोग जो है इस धारा के कवियों ने किया। यह हमारा दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि इस पर कौन कौन से काव्य आंदोलन का प्रभाव है। तो एक तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है उसका प्रभाव है, सार्त्र और किरकेगार्ड का जो अस्तित्ववाद है उसका प्रभाव है, और साथ ही इस पर प्रभाव पड़ा उस समय के एक बहुत बड़े काव्य आंदोलन जो टी.एस. इलियट ने चलाया था, न्यू सिग्नेचर नाम से। उन सभी का प्रभाव इस दौर के जितने भी कवि थे, इस दौर की जो कविता थी उस पर देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं प्रयोगवाद के उदय के पीछे ये भी कारण बनते हैं। और हमारा जो अंतिम बिंदु था वो ये था कि नए भावबोध और नई संवेदना और नए शिल्प से सजी हुई यही कविता, यही विचारधारा, यही काव्यधारा आगे जाकर के 1954 में नई कविता के रूप में विकसित होती है, जो 1960 तक चलती है। 1960 के बाद में एक नई काव्यधारा आती है जिसे साठोत्तरी कविता कहते हैं, और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे काव्य आंदोलन आते हैं। लेकिन बात करें प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवाद के पुरोधा कौन है? बार बार मैं बता रहा हूं आपको, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम याद करिएगा, अच्छे से आपको व्यवस्थित ढंग से वो लिखना भी आना चाहिए। अज्ञेय जी 1911 में जिनका जन्म होता है और 1987 में जिनकी मृत्यु होती है, उनका पूरा जीवन काल है ये जो मैंने आपके सामने रखा है। अब हम देखते हैं कि अज्ञेय जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जो प्रयोगवाद के जनक कहलाते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की क्या क्या विशेषता है, और अज्ञेय के साथ ही और कौन कौन से अन्य कवि हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न यही कहता है। प्रयोगवाद की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी है, इसके साथ ही हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां देखेंगे। पहले देखते हैं अज्ञेय और अज्ञेय की धारा के जितने भी कवि हैं उन सबको। मिटाता हूं मैं इन सभी तथ्यों को। सदा नीरा नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये है अज्ञेय जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं क्या लिखा हमने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1911 एक ऐसा वर्ष है जिसने बहुत महान कवि दिए हिंदी साहित्य जगत को। उनमें से एक और प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी का जन्म भी 1911 में
अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनमें से इनका नाम कितना है? इनका नाम तो है सच्चिदानंद। बचपन में इनको कहते थे सच्चा। याद कैसे करना है? जब अज्ञेय था बच्चा, नाम था उसका सच्चा, बस याद रह जाएगा। सच्चिदानंद। हीरानंद इनके पिताजी का नाम है और इनके पिताजी रसायन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और रसायन शास्त्र में उनको एक उपाधि मिली हुई थी, उस उपाधि का नाम था वात्स्यायन। वात्स्यायन इनके पिताजी की उपाधि है। और अज्ञेय नाम इनको मिला है, वो मिला है प्रेमचंद जी और जैनेन्द्र जी के द्वारा। जो हंस पत्रिका का संपादन हो रहा था उस समय अज्ञेय जी के बारे में जुड़ी हुई एक पूरी कहानी है, वो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, आपको फिर कभी सुनाएंगे जब विस्तार से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके ही मार्गदर्शन में इस धारा के जितने भी कवि थे उन्होंने भाव, भाषा और शिल्प के क्षेत्र में नवीन दृष्टिवादी रचनाओं को सृजन किया। तार सप्तक के बारे में बताया। 1943 में पहला तार सप्तक आता है, 1951 में सप्तक परंपरा का दूसरा सप्तक आता है, 1959 में तीसरा सप्तक आता है और 1979 में 1979 में चौथा सप्तक आता है। लेकिन तार सप्तक पहले सप्तक को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखने की है। जो मेरे साथी कंपटीशन एग्जाम की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, वो विशेष रूप से इसमें ध्यान देते हैं हमेशा ही। और ध्यान दें कि तार सप्तक पूछा जाता है उस समय हमें पहले सप्तक को ही लिखना होता है, बाकी हमेशा ही दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक या चतुर्थ सप्तक कहा जाता है, तार सप्तक कभी नहीं कहा जाता। तो प्रथम सप्तक को तार सप्तक 1943 में जिसका संपादन हुआ अज्ञेय जी के संपादकत्व में वो प्रकाशित हुआ, ये तथ्य लिखा। अब कुछ प्रमुख काव्य देखते हैं अज्ञेय जी के। अज्ञेय जी की दो रचनाएं। आपको पूछे अज्ञेय की पहली काव्य कृति कौन सी है, तो भग्नदूत, पहला काव्य संग्रह। अज्ञेय जी का जो पहला काव्य संग्रह होगा नाम होगा भग्नदूत और चिंता। लेकिन भग्नदूत और चिंता ये दोनों ही जो नाम हैं ये इनके छायावादी विचारों से प्रेरित काव्य है। छायावादी कह दीजिए, प्रगतिवादी कह दीजिए, क्योंकि ये उससे पहले के हैं, मतलब प्रयोगवाद से पहले के हैं। तो ये प्रयोगवादी काव्य नहीं है। आपको पूछें कि अज्ञेय जी का, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12वीं वालों को तो ये सीधे सीधे याद करने होते हैं। क्या करना है याद उनको? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, उसके बाद आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। लेकिन पूछा जाए कि अज्ञेय जी का पहला प्रयोगवादी काव्य संग्रह कौन सा है, उत्तर होगा इत्यलम। ठीक है, याद करिए कि भग्नदूत और चिंता दो नाम याद हो गए। चिंता कितनी? इत्ती सी, इत्यलम। ठीक है, इत्यलम, जब थोड़ी सी चिंता हो, इतनी सी चिंता हो तो कहाँ जाना है? हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर बैठ जाइए जाकर के। उसके बाद में आपको दिखेगा आकाश में क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष याद हो जाएगा, इंद्रधनुष कहते ही इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष दिखेगा तो मन में क्या जगेगी? करुणा जगेगी, एक प्रभा जगेगी, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, आप वापस लौट के आओगे कहाँ? आंगन के अंदर। लिखा है ना, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार गए हुए थे, अब द्वार के अंदर घुसोगे, आंगन के पार द्वार, और फिर जितनी नावें उतनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। याद करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या बताया था आपको? भग्नदूत और चिंता। मन भग्न होता है तो चिंता होती है। चिंता कितनी? इतनी सी, इत्यलम, इतनी सी चिंता हो तो क्या करो? उसके बाद में कहाँ जाओ? हरी घास पर चले जाओ, क्षण भर बैठो हरी घास पर क्षण भर। फिर क्या दिखेगा आपको? इंद्रधनुष दिखेगा। इंद्रधनुष दिखेगा तो फिर क्या करना है? मन में करुणा जगेगी, अरि ओ करुणा प्रभामय। ये नाम याद करने पड़ेंगे, फिर मेरी कहानी याद रहेगी। उसके बाद आप वापस आंगन में लौट के आओगे, फिर कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में चढ़ो, फिर कोई समस्या नहीं है। ये याद क्यों करने हैं? देखो, ये दो नाम याद करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक तो आंगन में पार द्वार और एक कितनी नाव में कितनी बार। आंगन में पार द्वार इस रचना के तीन भाग हैं। एक है अंतः सलिला, दूसरा है चक्रांत शिला, और तीसरा है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है असाध्य वीणा। ये तीन भाग है किसके? आंगन के पार द्वार के। आंगन के पार द्वार रचना के कितने भाग हो गए? तीन। अंतःसलिला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा इनकी बहुत ही अच्छे भावों को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है, जिसको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं वो पढ़ते हैं।
उसका संबंध आंगन के पार द्वार से है। अब देखते हैं, आंगन के पार द्वार की बात हो गई। अब बात करें कितनी नाव में कितनी बार। ये दोनों रचनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं। आंगन के पार द्वार रचना इसलिए आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी है क्योंकि आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1964 का, और कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य जगत का सबसे बड़ा सम्मान, 1978 में। ये तीसरे व्यक्ति थे हिंदी भाषा में जिनको ज्ञानपीठ मिला था। 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमितनंदन पंत को। 1972 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, और ये तीसरे व्यक्तित्व थे हिंदी जगत में। 1978 में इनको ज्ञानपीठ मिला कितनी नावों में कितनी बार पर। इसलिए दोनों रचनाएं प्रसिद्ध हो जाती है। देखिए, लिख दीजिए, 1964 में तो मिला था साहित्य अकादमी। मैं जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूं, ये कुछ तथ्य आप जो जोड़ते रहिएगा। कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर इनको 1978 में क्या मिला, ज्ञानपीठ मिला। देखो, 1978 याद रखना और ज्ञानपीठ याद रख लेना। ज्ञानपीठ सम्मान होता है साहित्य जगत का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सम्मान कह दीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है। अब याद हो गया आपको पूरे अज्ञेय जी याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि अज्ञेय आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और इसलिए वहां उनके परिचय में पूछा जाता है, तो भी आपके सारी सामग्री काम आने वाली है। याद हो गया होगा, उम्मीद तो यही है। बढ़ते हैं आगे। अज्ञेय जी के बाद में देखिए, एक अंतिम तथ्य रह गया था, इनका समस्त काव्य सदा नीरा नाम से। जितने भी काव्य लिखे ना, मैंने यहां आपको कुछ काव्य बताए, इतने ही काव्य नहीं है, बहुत सारे काव्य और भी है, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद करने होते हैं, कुछ काव्य आपको याद रखने होते हैं। अंतिम तथ्य जरूर याद रखिएगा, इनका समस्त काव्य 2 भागों में सदा नीरा नाम से प्रकाशित हुआ है। बात खाली काव्य की हो रही है, इसलिए हम अज्ञेय की अन्य रचनाओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने वैसे पढ़ रखा है उपन्यास के अंदर, अज्ञेय जी के शिखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी की बात कर ली थी हमने। कहानी संग्रह जब देखे थे उस समय हमने उनके कहानी संग्रहों को भी देख लिया था। अब आज बात काव्य जगत की हो रही है। बढ़ते हैं आगे एक और कवि की ओर, गजानन माधव मुक्तिबोध इसी धारा के कवि हैं। अब देखते हैं उनके बारे में, बढ़ते हैं आगे। इतने पास अपने, इस प्रकार हम देखिए 2 कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अज्ञेय जी को हम पढ़ चुके हैं, अब एक और कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसी धारा के प्रयोगवादी कवियों में एक नाम आता है फैंटेसी के जनक। ये शब्द याद रखिएगा, फैंटेसी। हिंदी में फैंटेसी के जनक कौन है? फैंटेसी का अर्थ होता है मिथ्या कल्पना, जैसा होता ही नहीं है, वास्तविकता में कहीं नहीं होता, उसे कहते हैं मिथ्या कल्पना। और फैंटेसी के जनक हिंदी में कहलाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पहला तो बिंदु यह हुआ। फिर है गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, इनको कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं? तो नाम होगा मुक्तिबोध का। बढ़ते हैं आगे। इनके कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। कुछ कविताएं इनकी प्रसिद्ध है, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती। इनकी अंधेरे में कविता जो है वो तो बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियां की है। कक्षा 12वीं के दृष्टि से वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, ताकि सामग्री सीमित हो और सीमित चीज़ हम याद कर पाएँ। कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है आपको मुक्तिबोध के बारे में मैं तथ्यों को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूं ताकि वो आपको याद हो जाए। मुक्तिबोध के बारे में आपको 2 बातें याद करनी और लिखनी जरूर है 2 बातें ये तो, कि मुक्तिबोध को हिंदी काव्य जगत में फैंटेसी का जनक कहा जाता है और ये गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि है। इनके 2 ही काव्य संग्रह आपको याद रखने हैं, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है और एक भूरी भूरी खाक धूल। प्रसिद्ध कविताएं याद रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं याद रहे तो ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में और भूल गलती, इन 3 कविताओं को तो हम याद रख ही सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और कवि है हमारे सामने, शमशेर बहादुर सिंह। बात कर रहे थे 1911 की, 1911 का ही एक कवि है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि अज्ञेय जी ने कहा है। ये ध्यान रखिएगा कि अज्ञेय जी ने इनको कवियों का कवि कहा है। मैं यहां लिख रहा हूं, अज्ञेय ने कहा। किसको?
अज्ञेय जी ने कवियों का कवि किसको कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को। और स्वयं खुद ने इन्होंने अपने आप को हिंदी और उर्दू का दो आब कहा है। स्वयं ने हिंदी और उर्दू का दो आब मतलब मिश्रण है। आब का मतलब जल होता है, दो तरह की धाराएं मिली हुई है। हिंदी और उर्दू का दो आब कहा है किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। किसको कहा? खुद को ही। याद रह जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में दो कथन, एक कवियों का कवि किसने कहा है? अज्ञेय ने इनको कवियों का कवि कहा है, और हिंदी और उर्दू का दो आब कहा है स्वयं ने। इनकी काव्य संग्रह याद करते हैं। अमन का राग, चुका भी नहीं हूं मैं, ये याद रखना, आप मत चूक जाना, क्योंकि 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1977 का साहित्य अकादमी प्रसिद्ध रचना है, इसीलिए ये तो हमें पक्की याद करनी ही करनी है। 1977 का साहित्य अकादमी मिला है, चुका भी नहीं हूं मैं। याद कैसे करना है आपको? आपको याद रखना है कि जो अमन का राग गाता है वो चूकता नहीं है, क्योंकि साहित्य अकादमी उसके इतना पास आ जाता है कि 1977 में उसको साहित्य अकादमी मिल ही जाता है। कैसे याद करना है कि जो अमन का राग गाता है वो कभी चूकता ही नहीं है, चुका भी नहीं हूं मैं। याद आ जाएगा, वो चूकता ही नहीं है, क्योंकि उसके इतने पास अपने कौन आ जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1977 में, 1977 में मिला। कौन सी रचना पर मिला? चुका भी नहीं हूं मैं। जो याद कर लेगा वो चूकेगा नहीं। बढ़ते हैं आगे। कुछ कवियों की रचनाएं और कुछ कवियों की विशेषताएं आपको लिखनी ही पड़ेगी, तब 4 अंक का आपका उत्तर है। आपको अच्छे अंक हासिल करने हैं तो ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, और अभ्यास के साथ में सारी चीज़ें याद हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और कवि इसी प्रयोगवादी काव्य धारा के। देखिए एक और सुविधा है, आपके प्रश्न प्रयोगवाद का नहीं आया, आपके प्रश्न आ गया नई कविता का। मान लो नई कविता का आ गया प्रश्न, तो भी यही कवि है जो आगे जाकर के नई कविता में चले जाते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद तो 1943 से लेकर के 1953 तक चलने वाला एक 10 वर्ष का एक काव्य आंदोलन है। उसके बाद 1954 में वो नई कविता में बदल जाता है, और वही कवि उस समय भी काव्य सर्जन कर रहे थे, वही विशेषताएं, वही कवि, वही रचनाएं। तो हो गया ना डबल फायदा। इसलिए एक बार याद करिए, वो और ज्यादा काम आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ और कवि लेते हैं इनके बाद में। एक और रचना है कनुप्रिया। कुछ प्रसिद्ध कृतियां हम लोग लिखते हैं। देखिए 2 कवि लिए हैं इस बार मैंने। एक है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर और इनकी धर्मपत्नी शकुंतला माथुर, दोनों ही हिंदी काव्य जगत में हैं। दोनों का संबंध सप्तक परंपरा से है। अब देखिए गिरिजा कुमार माथुर की कुछ रचनाएं। मंजीर इनका पहला काव्य संग्रह है। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, और मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने, इस काव्य संग्रह पर इनको 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1991 का मैं वक्त के हूं सामने। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था चुका भी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर सिंह को। जो शेर होते हैं वो चूकते कहाँ हैं, और उनको कब मिला था? 1977 का। 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मैं वक्त के हूँ सामने। कौन है वक्त के सामने? याद करिए, मैं वक्त के हूँ सामने कौन? गिरिजा कुमार माथुर। बड़े आगे धर्मवीर भारती की बात करते हैं। एक और कवि धर्मवीर भारती, इनका संबंध दूसरे सप्तक से है, दूसरे शतक से है। देखिए धर्मवीर भारती, अंधा युग पहली रचना बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्यों है? कुछ तथ्य लिखते हैं इसके बारे में। ये हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। सर्वाधिक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ध्यान रखिएगा, गीति नाट्य क्या होता है? वैसे नाटक जो है वो गद्य में होता है, लेकिन जब नाटक के सारे संवाद पद्य में लिखे जाते हैं, गीत शैली में लिखे जाते हैं, तो वो गीति नाट्य कहलाता है। करुणालय हिंदी साहित्य का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला गीति नाट्य है। लेकिन हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध गीति नाट्य महाभारत की पौराणिक जो प्रस्तुति है उसको नए कलेवर में, जो महाभारत की विषय वस्तु है उसको एक नए कलेवर में, नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है गीति नाट्य में। अंधा युग नाम है। इस अंधा युग के 5 भाग है, 5 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? कौरव सेना, पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का
अर्ध सत्य, फिर है गांधारी का साप, और पांचवा भाग है इसका विजय एक क्रमिक आत्महत्या। आप सोच रहे होंगे कि इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, आपको गीति नाट्य क्या है टिप्पणी पूछ सकते हैं, गीति नाट्य क्या है, तो कम से कम एक गीति नाट्य के बारे में जानकारी हो। आपको दो गीति नाट्य के बारे में बता दिया। हिंदी साहित्य का पहला गीति नाट्य कौन सा, करुणालय, रचनाकार कौन, जयशंकर प्रसाद। दूसरा और सबसे प्रसिद्ध गीति नाट्य, दूसरा ना हो लेकिन सबसे प्रसिद्ध गीति नाट्य पूछे तो धर्मवीर भारती का अंधा युग है, महाभारत की विषय वस्तु है, नए कलेवर में प्रस्तुत की गई है, 5 उसके भाग है। कौन कौन से 5 भाग है ये देख लीजिए आप, ये पांचों ही कौन कौन से, कौरव सेना, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, गांधारी का साप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस तरह से ये 5 भाग है इसके। और इन 5 भागों के अंदर भी बीच में जो मेरे साथी नेट की तैयारी करते हैं उनके ये बड़ा गजब का प्रश्न आता है, क्योंकि पंख, पहिए और पट्टियां नाम का एक अंतराल है। पंख, पहिए और पट्टियां, पंख, पहिए और पट्टियां, इस नाम से एक अंतराल है। कहाँ है, तीसरे और चौथे के बीच में। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अंधा युग, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है वो है 1954 में प्रकाशन। इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1954 में हुआ है। ये सारे तथ्य आप लोग लिखिएगा जरूर। अंधा युग, उसके बाद में ठंडा लोहा, फिर 7 गीत वर्ष और एक कृष्ण भक्ति को लेकर के, कृष्ण की विचारधारा को लेकर के लिखी गई कनुप्रिया रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और कवि हम लोगों ने याद कर लिया, गिरजा कुमार माथुर के बाद में धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के अंधा युग पर हमने दृष्टि डाली। अब देखते हैं कुछ और कवि प्रयोगवादी विचारधारा के ही, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। एक और प्रसिद्ध रचना है इनकी, लोग भूल गए हैं। देखिए, 2 और कवि हैं, नरेश मेहता, एक बड़ा नाम है हिंदी नई कविता और आप कह दीजिए प्रयोगवादी कविता के दौर में। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, अरण्या पर इनको 1988 का साहित्य अकादमी, मैं साहित्य अकादमी को भी अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब, 1988 में। कौन सी रचना पर, अरण्या। अब एक रचना है संशय की एक रात, राम कथा पर आधारित, राम कथा पर आधारित रचना है। घटना उस समय की है जब रावण की मृत्यु होने वाली है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। अब भगवान राम के एक रात पहले मन में संशय पैदा होता है कि क्या सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध करना जरूरी है। अब आप देखिए, उस संशय की रात, संशयग्रस्त मनुष्य के मन की उथल पुथल, उसके मन की हलचल को प्रस्तुत करने का प्रयास एक नए कलेवर में किया गया है। राम कथा को आधार बनाकर लिखी गई रचना संशय की एक रात, रचनाकार है नरेश मेहता। अरण्य याद रखिएगा, 1988 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं आगे। रघुवीर सहाय की 4 रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। लोग भूल गए हो तो भूल गए हो, आप जरूर याद रखिएगा कौन कौन सी 4 रचनाएं रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय का संबंध भी दूसरे सप्तक से है। रघुवीर सहाय की 4 रचनाएं हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना पर, 1984 का, याद रखना है हमें ये। बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। जल्दी जल्दी से कुछ काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। बढ़ते हैं, मिटा देता हूं इनको। और मुक्त छंद शैली, देखिए कुछ काव्य प्रवृत्तियां हैं प्रयोगवाद की। पहला ही बिंदु है लघु मानव की प्रतिष्ठा। ये मुख्य बिंदु है, लघु मानव की प्रतिष्ठा। विजय देवनारायण शाही हिंदी साहित्य जगत में लघु मानव की प्रतिष्ठा का कवि कहलाता है, विजय देवनारायण शाही।
देखिएगा आगे आएंगे। लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्या अर्थ हुआ इसका कि यहां का जो मानव है वो लघु मानव है, ठीक है। जहां हम छायावाद की बात करते हैं वहां का मानव महामानव था, प्रगतिवाद का मानव शोषित मानव था। यहां प्रयोगवाद का मानव जो है वो लघु मानव है, वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला मानव है, उसके अस्तित्व को बचाना है, नहीं तो समाज की उन्नति के चक्कर में कहीं लघु मानव अपने स्वयं के अस्तित्व को न खो दे। समाज तो बच जाएगा लेकिन मानव अपना अस्तित्व ही खो देगा। इस लघु मानव की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। लिखते हैं अज्ञेय की एक बड़ी सुंदर कविता है, आप उन कविता की पंक्तियों को भी वहां पर संदर्भित कीजिएगा, लिखिएगा। यह दीप अकेला, सुनिए आपने कविता, यह दीप अकेला है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति का अर्थ वहां पर है समाज को, यानी इसका अस्तित्व समाज के साथ होने में है लेकिन उसका स्वयं का अस्तित्व भी कम नहीं है, वो उस कविता का संदेश है। बढ़ते हैं। घोर व्यक्तिकता, यहां व्यक्ति प्रधान है। यह बात इस युग के जितने भी कवि है आप इसमें लिखेंगे, चाहे अज्ञेय हो, मुक्तिबोध हो, आप जब बिंदु का विस्तार करें ना उस समय कवियों के नाम लिखें, उनकी रचनाओं में इस विषय को उभारा गया है। इस प्रकार से बिंदु का विस्तार हो जाता है कि घोर व्यक्तिकता। आप लिखें कि अज्ञेय और अज्ञेय की धारा के जितने भी कवि थे उन्होंने व्यक्ति विशेष को बचाने की बात कही है, उन्होंने व्यक्ति के अस्तित्व को बचाने की बात कही है। अति यथार्थवादिता, यथार्थ का खुला चित्रण यहां हुआ है। कैसे? लिखते हैं कि आज के समाज में व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन हो गया है। एक सांप कविता है अज्ञेय जी की, अज्ञेय जी की बहुत छोटी सी कविता है। कविता क्या है कि सांप तुम सभ्य हुए नहीं, सांप तुम सभ्य हुए नहीं, शहर में कभी गए नहीं, ये डसना कहां से सीखा, ये जहर कहां से पाया। बस इतनी कविता है कि सांप तुम सभ्य हुए नहीं, शहर में कभी गए नहीं, ये डसना कहां से सीखा, ये जहर कहां से पाया। इतनी सी 4 पंक्तियां आप कविता की लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उस यथार्थ को बताया गया है कि वास्तव में आज व्यक्ति को सांप के डसने से खतरा नहीं है, आस्तीन के बहुत सारे सांप हैं जिनसे खतरा है, अपनों से ही ज़्यादा खतरा बन रहा है। इस प्रकार की कविताएं इस दौर में लिखी गई। अस्तित्ववाद जो बिंदु है उसके बारे में हमने चर्चा करी। बदेश, यहाँ एक शब्द लिखा है बदेश। बदेश का अर्थ होता है नग्न चित्रण, नग्न चित्रण, चाहे वो जो मन की यौन संबंधी इच्छाएं हो या समाज का खुला जो चित्रण है वो है, तो उसको बदेश शब्द दिया गया यहां पर। बदेश, थोती नैतिकता के विरुद्ध दुराग्रह, थोती नैतिकता के प्रति दुराग्रह, कि आप मंदिर मस्जिद जो है उन सब के प्रति अब ज्यादा आस्थावान मत रहिए। वो जो बात प्रगतिवाद में थी वो बात यहाँ प्रयोगवाद में भी है। यहाँ नैतिक आचरण पर ज्यादा बल नहीं दिया गया है। प्रयोगवादी कविता की यह विशेषता है कि हम नैतिकता के चलते अपना स्वयं का अस्तित्व, अपने मन की इच्छाएं उनको दमित कर देते हैं और वो दमित इच्छाएं आगे जाकर के कुंठा में बदल जाती है और कुंठाग्रस्त मानव अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाता। यही यहाँ इन कविताओं का मूल संदेश है। बढ़ते आगे। क्षणबोध, एक क्षण का व्यक्ति के जीवन में महत्व है। जीवन छोटा सा ही हो लेकिन वो जीवन सार्थक हो। एक बड़ी सुंदर रचना फिर याद आ रही है अज्ञेय जी की। उन्होंने लिखा जो एक बूंद सहसा उछली और वो जो रंग गई सूर्य की आग से, और उससे मैंने क्या सीखा। एक संदेश वो छोटी सी कविता से मिलता है। कवि कहता है कि मानव का जीवन चाहे छोटा सा हो लेकिन उस छोटे से जीवन में भी व्यक्ति बहुत सारे खुशियों के रंग भर सकता है और अपने अस्तित्व को बचा सकता है। व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी स्मृतियां शेष रह सकती है अगर वो अच्छे काम कर ले, छोटे से जीवन को सही ढंग से जी ले। बड़े आगे। घोर निराशावादिता, जहां एक और क्षणबोध है वहां कहीं कहीं रचनाओं में घोर निराशा के भाव भी मिलते हैं। अहमवाद की प्रधानता, अहम वहां होगा जहां व्यक्ति स्वयं की बात करेगा, अपने आप को बचाने की बात करेगा, वहां अहम, वहां सर्व था। देखो प्रगतिवाद में सर्व था, यहां सर्व का अहम में विलय हो गया है, व्यक्ति प्रधान हो गया, समाज गौण हो गया है। साहस और जोखिम की प्रेरणा, गजन मदन मुक्तिबोध लिखते हैं अपनी अंधेरे में कविता में, अब कला के सारे जोखिम उठाने होंगे, ढहाने होंगे मठ और गढ़ सब। इन पंक्तियों को लिखिएगा। अब सारे जोखिम उठाने होंगे और ढहाने होंगे मठ गढ़ सब। ये पंक्तियां हैं कविता की।
वो लिखते हैं, शिल्पगत वैविध्य के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ नवीन बिंब, नवीन प्रतीक, नवीन उपमान, नवीन उपमेय और सब कुछ नया, भाव भी नए, भाषा भी नए, इस प्रकार की विविधता यहाँ देखने को मिलती है। मुक्तक काव्यों की प्रधानता रही है, यहाँ पर प्रबंध काव्य जो है वो कम है, मुक्तक काव्यों की यहाँ पर प्रधानता रही है। मुक्त छंद शैली जो कहीं न कहीं निराला ने शुरू की थी, उस मुक्त छंद शैली को आगे के जितने भी कवि है उन सब ने अपनाया है। ये है विशेषताएं, ये है प्रवृत्तियां प्रयोगवादी कविता की। बढ़ते हैं आगे, एक नए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक नया प्रश्न, इस प्रश्न को मैं यहां से मिटाता हूं। बढ़ते हैं आगे एक नए प्रश्न के साथ में। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, तार सप्तक परंपरा का उल्लेख कीजिए। हमने प्रयोगवाद पढ़ा, प्रयोगवाद के मूल में तार सप्तक ही है। देखते हैं तार सप्तक और तार सप्तक की अवधारणा से जुड़े हुए जितने कवि और तथ्य हैं उन सभी को मिटाता हूं इसे। एक नया प्रश्न है तार सप्तक। प्रयोगवाद और तार सप्तक दोनों वैसे तो एक ही चीज है, क्योंकि तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही हिंदी साहित्य में 1943 से प्रयोगवाद का शुभारंभ होता है। लेकिन आपको यह प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि तार सप्तक पर टिप्पणी लिखिए, या इस प्रश्न को पूछने का तरीका यह हो जाए कि प्रथम सप्तक या तार सप्तक के कवियों का उल्लेख कीजिए, या आपको यह पूछ ले कि द्वितीय सप्तक या तृतीय सप्तक या चतुर्थ सप्तक, जो भी सप्तक है उन सभी चारों सप्तक के जो आपके कवि हैं उन सभी कवियों का हम यहां उल्लेख करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से चारों सप्तक में अलग अलग प्रकार के कवि है। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर ये जो तार सप्तक है यह किसके मस्तिष्क की उपज थी? यह उपज थी प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की। यह अवधारणा सबसे पहले प्रभाकर माचवे ने प्रस्तुत की अज्ञेय जी के सामने, और फिर अज्ञेय ने एक ही काव्यधारा, एक ही विचारधारा को लेकर चलने वाले 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया, और वही 7 कवियों की रचनाओं का संकलन जो है वह तार सप्तक कहलाया। तो आपको प्रश्न पूछें तार सप्तक क्या है? अज्ञेय जी कहते हैं स्वयं कि तार सप्तक के जितने कवि हैं वो किसी एक स्कूल के कवि नहीं है, ये नई राहों के अन्वेषी है। ये नई राहों के प्रयोग करना, वो कहते हैं कि हमारे कोई उद्देश्य नहीं था, हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्वतः ही कोई चीज नए दृष्टि से नए शैली में प्रस्तुत हो जाए तो बात और है, हम प्रयोग नहीं करते, हम तो नई राहों के अन्वेषी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इन सभी तथ्यों को लिखेंगे हम लोग। देखेंगे कि 1943 में जो तार सप्तक आता है उस तार सप्तक के कौन कौन से 7 कवि है हम बात करेंगे। फिर से वहां पर जब चर्चा शुरू होगी पहले कवि पर हम नाम देखेंगे सबके, सभी कवियों को यहां देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात तार सप्तक की हो रही है। तार सप्तक के कवियों का उल्लेख हम लोग करेंगे। 80 शब्दों का एक पर्याप्त उत्तर आप लोगों का बन जाएगा। देखिए, जब पहले सप्तक की बात करते हैं तो पहले सप्तक में आते हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे जिसकी हमने बात करी थी। फिर बाद में आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय स्वयं। देखते हैं, कुछ तथ्य लिखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर में। उत्तर है तार सप्तक 1979 में हुआ। ये तार सप्तक की जो अवधारणा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग यहां से उतारिएगा कि तार सप्तक एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। स्वयं अज्ञेय ने तार सप्तक को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही तार सप्तक है। फिर अगला बिंदु है, तार सप्तक की अवधारणा मूल रूप से प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी के ही संपादकत्व में जो है पहले तार सप्तक का, या तार सप्तक कह दीजिए, उसका संपादन होता है, प्रकाशन होता है। अज्ञेय जी ने इन 7 कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। वो कहते हैं कि हम किसी स्कूल के कवि नहीं हैं, क्योंकि उस समय अलग अलग स्कूल चलते थे, काव्य स्कूल। वो कहते हैं हम किसी स्कूल के कवि नहीं हैं, ये जितने भी सप्तक परंपरा के कवि हैं या तार सप्तक के जो कवि हैं वो नई राहों के अन्वेषी हैं। फिर लिखा है कि तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, नई कविता का प्रस्थान बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयोगवाद के बाद में हिंदी काव्य जगत में नई कविता आती है। तो यहाँ से नई कविता की
कहें तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी, नई कविता का बीजारोपण हो चुका था। यही कवि आगे जाकर के जो प्रयोगवादी थे वही नई कविता के काव्य में परिणत हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको नई कविता, प्रयोगवादी कविता या तार सप्तक के कवियों की काव्य प्रवृत्तियां पूछे तो सबकी काव्य प्रवृत्तियां एक ही होगी। जो हमने प्रयोगवाद में लिखी है वही कविता की प्रवृत्तियां जो है वो नई कविता में चलती है और वही हमें तार सप्तक में लिखनी है। देखते हैं आगे बंधु लिखा है कि हिंदी काव्य जगत में प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के साथ ही होता है और 4 तार सप्तक प्रथम जो है वो तार सप्तक है, फिर द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। इस प्रकार से 1943, 51, 59 और 79 में 4 सप्तक अब तक सप्तक परंपरा में प्रकाशित हो चुके हैं। अब देखते हैं नाम कि पहले सप्तक में कौन से कवि आते हैं, दूसरे सप्तक में कौन से आते हैं, तीसरे और चौथे सप्तक में क्रमशः कौन कौन से कवि आते हैं। उन चारों कवियों का नाम हमें पता होना चाहिए। मैं आपको सूत्र के माध्यम से वो नाम भी याद करवाऊंगा और साथ ही अगर आपको उनकी रचनाएं अगर मगर कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कवियों की रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया है, नहीं देखा है तो और भी प्रश्नों में हम लोग देख लेंगे, कुछ लोगों को कवि परिचय में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए उनकी रचनाओं को, जिन जिन के नाम आते हैं उनमें से जिसकी रचनाएं हमें पता होती है उनकी एक एक दो रचनाओं का उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं पहले सप्तक के अर्थात तार सप्तक के कौन कौन से कवि है, द्वितीय सप्तक के कौन से कवि है। क्रमशः बढ़ते हैं आगे, मिटा रहा हूं इसको। 7वां नाम है शकुंतला माथुर। बात करी थी हमने, शकुंतला माथुर गिरिजा कुमार माथुर की धर्मपत्नी है। गिरिजा कुमार माथुर का संबंध प्रथम सप्तक से है यानी तार सप्तक से, और शकुंतला माथुर का संबंध है द्वितीय सप्तक से। 2 सप्तक हम लोगों ने यहाँ उतारे, 7 कवियों के नाम है हमारे सामने। देखिए सबसे पहला नाम आता है गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर है नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञेय। इस प्रकार से यहाँ ये 7 नाम हैं। 7 नाम द्वितीय सप्तक के हैं। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर। अब ये पहले नामों से हमें परिचित होना पड़ेगा कि किस सप्तक में कौन से व्यक्ति, कौन से कवि का नाम शामिल है। फिर जब हमें नाम परिचित हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे सूत्र काम आएंगे ताकि हम उन 7 को उसी सप्तक में रखेंगे। इन 7 कवियों के नाम अगर हमें याद करने हो, ये 7 ही कवि एक जन्म क्रम से याद किए जा सकते हैं। एक सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप तार सप्तक या कह दीजिए प्रथम सप्तक के जो कवि हैं उनको जन्म क्रम में कैसे याद कर सकते हैं। याद करेंगे कैसे कि एक सूत्र लिख रहा हूं मैं यहां पर, अरा मुक्ति के लिए प्रभा ने, नीचे लिख देता हूं, गिराया भूषण। अब देखिए कैसे, क्या मतलब हुआ इस सूत्र का। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। यह सूत्र है जन्म क्रम है इन सभी कवियों का। प्रथम सप्तक कह दीजिए, तार सप्तक के कवियों का जन्म क्रम से नाम याद करना हो तो कैसे। पहले तो आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, नाम याद कर लीजिए, उसके बाद सूत्र याद करना है। सूत्र काम कब आएगा, जब नाम याद होंगे तब। कैसे, अरा है ना, अरा, अ का मतलब हो गया अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्ति का मतलब मुक्तिबोध। इस के लिए का कोई मतलब नहीं है क्योंकि के लिए से कोई नाम शुरू नहीं हो रहा है, ये सबके नाम के पहले पहले अक्षर है। प्रभा है, प्रभा का मतलब होता है प्रभाकर माचवे, प्रभा सब का मतलब हो गया प्रभाकर माचवे। ने का मतलब नेमीचंद्र जैन, और गिराया का अर्थ हो गया गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। और भूषण किसके लिए आया है, या किसके नाम में भूषण आ रहा है, भारत भूषण अग्रवाल। बस बहुत आसानी से सूत्र याद कर लीजिए, 2-3 बार बोलोगे। अरा मुक्ति के लिए प्रभा ने गिराया भूषण, अरा मुक्ति के लिए प्रभा ने गिराया भूषण। और इस सूत्र से आपको जब याद ही कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना है जन्म क्रम से याद कर लें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार जन्म क्रम से पूछ लेते हैं कि तार सप्तक के कवियों को जन्म क्रम में लिखिए। मैंने यहां आसानी से याद रह जाए इसके लिए है एक और सूत्र बता देता हूं कि आपको अगर जन्म क्रम से याद नहीं करना है, आपको सीधा ही याद करना है, तो गन्ने भा पर गिरा अज्ञेय, बहुत आसान सूत्र है। एक और सूत्र बता दिया, गन्ने भा पर गिरा अज्ञेय। अज्ञेय किस पे गिरा, गन्ने भा पर गिरा अज्ञेय। ये बहुत आसान सूत्र हो गया। जिसको जन्म क्रम से याद नहीं करना है वो इस सूत्र से याद कर ले, गन्ने भा पर, ग ने भा प्र गी रा अज्ञेय।
सब नाम के जो पहले पहले अक्षर है उसके हिसाब से सूत्र बन गया। जो आसान लगे उससे याद कर लीजिए, बस याद करना हमारा काम है। बढ़े आगे, देखते हैं दूसरे सप्तक के कवियों के नाम कैसे याद करने हैं। दूसरे सप्तक के कवियों के नाम भी आप ऐसे ही याद कर लीजिए, पहले पहले अक्षर से। धरन हस भस, बस इतना ही सूत्र याद करिए। धरन हस और भ स, बस ये सूत्र से याद कर लीजिए। धरन हस भस कैसे? ध का मतलब धर्मवीर भारती, र का मतलब रघुवीर साय, न नरेश मेहता, ह हरिनारायण व्यास। स दो बार है तो आप ऊपर नीचे कोई भी रखिए। स शकुंतला माथुर भी है और स शमशेर बहादुर सिंह भी है, और भ का मतलब भवानी प्रसाद मिश्र है। बस नाम याद हो जाएंगे। अब की बार हमें जन्म क्रम वगैरह नहीं याद करने। अगर जन्म क्रम से पूछते हैं ना तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगभग पूछते हैं, तो तार सप्तक का पूछेंगे, यानी प्रथम सप्तक का पूछेंगे। द्वितीय सप्तक तृतीय सप्तक के नाम याद रख लीजिए आप। अब देखते हैं इन दो सप्तक को पढ़ने के बाद में तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, उनके नामों को कैसे याद करना है। इनको याद कर लिया होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, आपने प्रथम सप्तक के याद किए थे, गन्ने भा पर गिरा अज्ञेय, वो सीधे क्रम से याद कर लिए थे। जन्म क्रम के लिए सूत्र था कि अरा मुक्ति के लिए प्रभा ने गिराया भूषण, जैसे याद रहे वैसे याद रखना। धरन हस भस सूत्र से आप द्वितीय सप्तक के याद कर लीजिए। धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, नरेश मेहता, देखो बहुत सारे कवि हैं। धर्मवीर भारती को भी पढ़ा था, रघुवीर साय को भी पढ़ा था, नरेश मेहता को भी पढ़ा था, शमशेर बहादुर सिंह को भी पढ़ा था। हमने इतने सारे कवियों की तो रचनाएं पढ़ रखी है, तो इसलिए अगर तार सप्तक का प्रश्न आता है या सप्तक परंपरा का प्रश्न आता है तो आप बहुत सारे कवियों की रचनाएं भी लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिएगा, बस आत्मविश्वास को आपको खोना नहीं है कि हम कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं आगे, तीसरे सप्तक के कवि देखते हैं। बता देता हूं मैं आपको कि द्वितीय सप्तक जो है, द्वितीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को वैसे मैंने लिखवा दिए थे 43, और यहां लिख देते हैं 1951 द्वितीय सप्तक। अब इसको मिटा देता हूं। छठे हैं नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, और सातवें है राजेंद्र किशोर। इस प्रकार से ये चारों ही सप्तक के हमने कवि लिख लिए हैं। देखिए तृतीय सप्तक के कुछ कवि हैं जिनके नाम याद करते हैं। पहले नाम पढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि तृतीय सप्तक में 3 नारायण हैं। क्या याद रखना है कि तृतीय सप्तक में 3 नारायण हैं। प्रयाग नारायण, विजय देव नारायण, और एक और नारायण है, बताइए कौन सा? कुंवर नारायण। 3 नारायण हैं। कौन कौन से हो गए? विजय देव नारायण, प्रयाग नारायण और कुंवर नारायण। ये रहा विजय देव नारायण। इस प्रकार से 3 नारायण हो गए। याद रखने की बात है बस खाली, बाकी सूत्र कैसे याद करना है वो बताएंगे अभी बाद में आपको। प्रयाग नारायण त्रिपाठी नाम से परिचित होते हैं पहले। कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। मदन वात्स्यायन, आपके लिए नाम ही पहली बार हो रहा है, कई लोगों के लिए तो पहली बार नाम सामने है। मदन वात्स्यायन। केदारनाथ सिंह, ध्यान दीजिएगा केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। मैं जो नहीं है बता रहा हूं ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह है। कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, लघु मानव की प्रतिष्ठा का कवि कहा जाता है इनको, बताया था मैंने पहले आपको। लघु मानव की प्रतिष्ठा का कवि किसको कहते हैं? विजय देव नारायण शाही को कहते हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि है जिनका स्थान आता है तृतीय सप्तक में। तृतीय सप्तक में इन 7 की रचनाओं का संकलन किया गया है। सूत्र क्या है वो देख लीजिए आप। सूत्र लिखता हूं मैं यहां, ऊपर उतार देता हूं थोड़ा। प्रकीम केकु विस, ये सूत्र हो गया। क्या सूत्र हुआ? प्रकीम केकु विस, प्रकीम केकु विस। प्र का मतलब क्या हुआ? अब नाम आपके सामने नहीं है, नाम के आगे मैं खड़ा हूं। प्र का मतलब क्या हुआ? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, की कीर्ति चौधरी, म मदन वात्स्यायन, के केदारनाथ सिंह, कु कुंवर नारायण, वी विजय देव नारायण शाही और स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 नाम आप याद करिए, तृतीय सप्तक याद हो जाएगा। सप्तक परंपरा का प्रश्न आता है तो फिर चारों लिखने पड़ते हैं। चौथा सप्तक जो है और अंतिम सप्तक, प्रकाशन वर्ष है 1979, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। 1979 में जो प्रकाशन हुआ है उसके अंदर 7 नाम, हमारे लिए बहुत सारे नाम बिल्कुल नए होते हैं जिनकी हमने कभी एक भी रचना नहीं पढ़ी हो, ऐसे भी नाम है। स्वदेश भारती, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, नंद किशोर आचार्य और राजेंद्र किशोर। अब ये नाम बार बार परिचित होंगे, पढ़ने से याद करने से हमारे ध्यान में आएंगे।
बस दोहरान कर सकता हूं मैं, तो आपके साथ में बोल सकता हूं, आपको सूत्र बता सकता हूं, याद करने का तरीका बता सकता हूं। याद तो आखिर अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, खुद ही याद करना पड़ेगा। इसका क्या सूत्र है? इसका ये देखो, ये सूत्र है वो तीसरे सप्तक का बताया मैंने आपको। चौथे सप्तक का सूत्र जो है वो यहीं इसके नीचे ही उतार लेते हैं, चौथे के नीचे। क्या सूत्र बनेगा? पहले पहले अक्षर लेंगे सबके नाम के, स्वर्गीय सु श्री अरा नरा। देखिए एक सुश्री है, नाम है अरा नरा, लेकिन वो स्वर्गीय हो चुकी है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, स्वर्गीय सुश्री अरा नरा। क्या सूत्र था? स्वर्गीय सुश्री अरा नरा। अब समस्या कहां करेगा? स्वर्गीय में समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्वदेश भारती, स्व से स्वदेश भारती, सु सुमन राजे, सु सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है अपने आप में, सुमन राजे। श्री राम वर्मा, स्व स्वदेश भारती, सु सुमन राजे, श्री राम वर्मा। फिर अवधेश कुमार। फिर रा है, तो रा में आप भले पहले राजेंद्र किशोर लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई समस्या नहीं होती। एक राजकुमार कुंभज है, एक राजेंद्र किशोर है, और न यहां आ रहा है, न नरेश मेहता वाला भी था, लेकिन नरेश मेहता जो है वो दूसरे सप्तक में है। यहां न का मतलब है नंद किशोर आचार्य। इतनी समझ आप में विकसित हो जाएगी जब आप सारे नाम याद कर लेंगे कि किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। नंद किशोर आचार्य चौथे नंबर पर है, चौथे सप्तक में है, और नरेश मेहता जो है वो दूसरे सप्तक में है। देखो हमने चारों सप्तक के कवि, उनके नाम और उनके नाम याद करने की ट्रिक्स आपको मैंने बताई है। आप इनका बार बार दोहरान कीजिएगा, आपको आसानी से ये नाम याद हो जाएंगे। आगे के वीडियो में, इस वीडियो को खत्म करने से पहले बता देता हूं मैं आपको, हम लोग चर्चा करेंगे भारतेंदु कालीन पद्य साहित्य पर। एक नया प्रश्न बनाते बनाते मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि भारतेंदु में जो पद्य साहित्य है उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है, भारतेंदु कालीन गद्य पूछ लिया गया है, तो पद्य साहित्य का प्रश्न बनता है। उस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे एक और नए प्रश्न पर, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक दो प्रश्न और है जो आगे के वीडियो में इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे। मैं इन नाम को मिटाने से पहले आपके सामने चारों सूत्र फिर से दोहरा देता हूं। 4 सूत्र हमने याद किए थे। पहला जो सूत्र हमने याद किया था, गन्ने भा पर गिरा अज्ञेय, उससे हमने पहले सप्तक के कवि याद किए थे। धरन हस बस, उससे हमने दूसरे सप्तक के सूत्र याद किए थे। तीसरे में प्रकिम के कुविस सूत्र याद किया था, और चौथे का सूत्र जो याद किया वो बड़ा गजब का रोचक सूत्र है, स्वर्गीय सुश्री अरा नरा। अब नामों से परिचित होइए, फिर सारे सूत्र आप लिख करके याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी शुभकामना के साथ एक बार आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा उसी निश्चित समय पर शाम के 6 बजे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।